रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम 9th के मैथमेटिक्स में लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ रहे थे। इसमें यूनिट नंबर 5 जो है वो ज्योमेट्री का है, लाइन्स एंड एंगल्स। और कल हम पढ़ रहे थे इक्लूड्स पोस्टुलेट्स। जो इक्लूड वो फाउंडर है ज्योमेट्री का, तो इसने जो पोस्टुलेट हमने 5 पोस्टुलेट पढ़े। देन इसके बाद जो 5th पोस्टुलेट था इसका वर्षन हमें पढ़ा। आज हम इक्लूड ज्योमेट्री के बारे में a few important definitions given by इक्लूड are, कि कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़रूरी डिफिनेशन जो इक्लूड ने दिए थे। ये इक्लूड कौन था? ये ग्रीक का मैथमेटिशियन था, हैं? इसको बोलते थे हैं अलेक्जेंड्रिया और हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इक्लूड ने दिया था, a point is that which has no part। पहला पॉइंट जो उसने कहा था, ये पहले बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट, उन्होंने कहा कि जो पॉइंट होता है इसका कोई पार्ट यानी कोई हिस्सा नहीं होता है। ये पॉइंट ऐसी शक्ल है प्लेन सरफेस पर जिसका कोई पार्ट नहीं है, वो इसको हमको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये बात पहले उसने कही थी, इसका कोई पार्ट ही नहीं होता है। पॉइंट है पॉइंट, पॉइंट है पॉइंट, इसका कोई पार्ट नहीं। ए लाइन इज ब्रेडेथ लेस थिन लेंथ। और दूसरी बात उसने कहा था कि जो ये लाइन होती है ये ब्रेडेथ लेस लेंथ होती है, यानी जब हम लाइन बनाते हैं इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है। देखो, अगर हम एक लाइन ए बी बनाएंगे इसका कोई चौड़ाई नहीं होता। ये लाइन है सीधी लाइन, हाँ, मसलन ये लाइन है LM, इसका कोई थिकनेस नहीं है, इसका कोई मोटाई नहीं है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं है। दूसरी बात। तीसरी बात, a straight line is a line which lies evenly with the points itself। जो ये स्ट्रेट लाइन होती है ये सिर्फ पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं? ये पॉइंट्स होते हैं जो बराबर किसी प्लेन पर होते हैं, ठीक है ना, जो लाई करते हैं प्लेन पर इट्सल्फ। यानी पॉइंट जो खुद मिलते हैं यही लाइन बनाते हैं। इसी बात कहते हैं द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स। अब उसने जो चौथी बात कही है कि जब आप एक लाइन बनाएंगे इनके एंड जो होते हैं पॉइंट्स। मिसाल के तौर पर हमने एक लाइन बना दी LM, तो इसका एंड क्या है? एक इसका एंड है L, एक इसका M है। ये दोनों पॉइंट हैं, यानी L भी पॉइंट है और M भी पॉइंट है, ठीक है ना। और पांचवी बात उसने कही, ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। अब जो सरफेस जिसे आप कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप एक कून बनाते हैं, हाँ, ये एक कून है, हाँ, ये 3 डायमेंशन होती है। इसकी सरफेस जो होती है क्या होती है? ए सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेड्थ ओनली। जो ये सरफेस होती है, हाँ, मिसाल के तौर पे ये बोर्ड की सरफेस है ना, ये बोर्ड की सरफेस है। इसमें सिर्फ क्या होती है? एक लेंथ होती है और एक ब्रेड्थ होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है। अब आप देखते हैं कि इसमें क्या है? एक लेंथ है, ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है, ठीक है ना बच्चों। कि उसकी जो पांचवी बात थी कि जो ये सरफेस है, मतलब ये बोर्ड की सरफेस है, इट हैज ओनली 2 पॉइंट, 2 थिंग्स, वन इज लेंथ एंड अनदर इज ब्रेड्थ। तीसरा इसमें पॉइंट है ही नहीं, जो कि द एजेस ऑफ ए सरफेस ऑफ लाइन। अब अगर आपके सरफेस होगी, ये सरफेस है, इसके एजेस जो है ये लाइन है, ये इसकी एक एज है, ये दूसरा एज है, ये दोनों लाइनें हैं। ये एज है, ये एज है, ये दोनों लाइनें हैं, ठीक है ना बच्चों। ये इसके 6 पॉइंट थे। अब 7वां पॉइंट उसने बताया था, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन द इटसेल्फ। अब अगर आप कोई प्लेन सरफेस लेंगे, ये क्या होती है? जैसे आपने देखा है कि एक लाइन जो होती है ये पॉइंट्स लाई करते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह जो प्लेन सरफेस होती है, मिसाल के तौर पर ये बोर्ड है, ये प्लेन सरफेस है, ये सिर्फ क्या है? ये लाइन्स हैं। क्या है? ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन्स है। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन। तो इनसे क्या बन गए? इनसे ये सरफेस बन गई। जैसे पॉइंट्स के एक साथ लाई करने से यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, यहाँ पॉइंट, तो ये बन गया लाइन। अब अगर लाइनें मिल जाएंगी, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, तो ये क्या बनेगी? ये सरफेस बनेगी। तो क्या कहते हैं? प्लेन सरफेस इज सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स। तो क्या क्या है? प्लेन सरफेस जो होती है ये क्या होती है? ये लाइन, ये भी लाइन, यहाँ भी लाइन।
तो इनके क्या बनने से एक सरफेस बनती है। तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इंक्लूड्स एग्जाम्स, जो उसने एग्जाम क्या होती है, ये एक स्टेटमेंट होता है जिसको प्रूव नहीं करना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। बात समझ आ गई? जैसे हम थ्योरम को प्रूव करते हैं, लेकिन एग्जाम के बारे में ये लिखा होता है कि ये होते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूरी कायनात में माने जाते हैं, लेकिन इनको प्रूव नहीं किया जाता है। पहला पॉइंट, थिंग्स विच आर इक्वल, हाँ, विच आर इक्वल टू द सेम आर इक्वल। वो चीजें जो क्या एक ही चीज के बराबर होते हैं, खुद भी बराबर होते हैं। मिसाल के तौर पर उसके कहने के मुताबिक अगर आप ये दो थिंग्स लेंगे, ये एक थिंग है ए, ये एक थिंग है बी, ठीक है ना। अगर ये मिसाल के तौर पर ए और बी हैं, ए और बी सी के बराबर है, किसके बराबर है? सी। ए इक्वल टू सी, बी इक्वल टू सी, तो देन ए और बी ये दो चीजें भी आपस में बराबर होंगी। बात समझ आ गई? कि वो थिंग जो एक दूसरे के, जो एक ही थिंग्स के बराबर हैं, ए सी के बराबर है, बी भी सी के बराबर है, इसका मतलब है ए और बी बराबर होंगे। इसके बाद इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब अगर इक्वल को ऐड किया जाएगा तो होल्स भी इक्वल है। मसलन आप दो इक्वल लेंगे, यहां आप लेंगे, अब देखो एक इक्वल है ए, एक इट इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। तो क्या पता चला, इसके बराबर तीसरा है, ये है सी और ये है डी। बात समझ गए? ए और बी, सी और डी ये सब के सब बराबर है। अगर आप इनको ऐड करेंगे ए प्लस बी, तो यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा, मिसाल के तौर पे यहाँ जो रिजल्ट निकलेगा एक्स, इस तरह सी और डी इनको ये सब के बराबर हैं इनको, तो यहाँ भी निकलेगा एक्स, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। तो यहाँ से क्या पता चला, ये एक्स, हाँ अगर यहाँ रिजल्ट निकलेगा एक्स और वाई भी बराबर होंगे। क्यों? ए बी सी डी ये सब के सब बराबर हैं। अगर आप इनको अलग अलग ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा, तो रिजल्ट इनका भी वो भी इक्वल होगा। इसका मतलब एक्स होगा वाई के बराबर। ये फिर एक बार, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ये इक्वल्स जो हमने ये चार इक्वल्स है उनको ऐड किया तो इनका जो रिजल्ट होगा वो भी बराबर होगा। बात समझ आ गई? ए को बी के साथ मिलाया तो रिजल्ट निकला एक्स, सी को डी के साथ में वाई, तो एक्स और वाई भी बराबर होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर आर इक्वल। हाँ, अब आप इक्वल्स को अगर आप करेंगे रिमाइंडर, हाँ ए और बी को माइनस करेंगे, बात समझे, वहां निकलेगा एक्स। इस तरह सी और डी को माइनस करेंगे, वहां निकलेगा वाई। तो इनके जो रिमाइंडर होंगे, हाँ एक्स और वाई ये भी बराबर होंगे। बात समझ आ गई? ये इक्वल सब हैं। हाँ, क्या अगर इनको ऐड किया जाएगा रिजल्ट भी उनके बराबर होंगे, अगर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो रिजल्ट भी इनके बराबर होंगे। थिंग्स व्हिच आर कोइंसाइड विद वन अनदर और इक्वल टू वन अनदर। अब अगर दो चीजें, मिसाल के तौर पर ये एक थिंग है एक्स और दूसरा है वाई, ये बात समझिए, एक्स और वाई, एक्स कोइंसाइड होता है एल के साथ, ठीक है ना, यानी ये इसकी हूबहू शक्ल है एल के साथ। इसी तरह y की शक्ल है किसके साथ, ये भी l के साथ है, यानी x की शक्ल l से मिलती है, y की शक्ल डिटो l के साथ मिलती है, तो x और y ये भी कोइंसाइड होंगे। बात समझ आ गई ना, x और y इनकी शक्ल भी एक जैसी होगी, ये बात समझिए। अब देखो फिर एक मैं बताता हूं, वो थिंग्स जैसे x की शक्ल डिटो मिलती है l से, y की शक्ल मिलती है l से, तो x और y ये भी क्या होंगे, ये भी डिटो एक जैसे होंगे। अब the whole is things which are coincide which are equal to one another, the whole is greater than the part। अब ये देखते हैं the whole, जैसे दो चीजों के मिलाने से x प्लस y, हाँ ये भी पार्ट है ये भी पार्ट है, यहां से z निकला, क्या निकला, z, इनके मिलाने से क्या हुआ, z बना। बात समझ आ गई है? अब ये z होल है, क्या है, z होल, इनका रिजल्ट क्या आया, होल, यानी z, ये z जो होगा ये ग्रेटर देन होगा x से। बात समझ आ गई? ये ग्रेटर देन होगा y से। बात समझ आ गई? मैं फिर एक दफा करूंगा, x एक पार्ट है, y एक पार्ट है, इनको और मिलाने से क्या मिला, z इनका होल आ गए। ये z होगा ये x से भी बड़ा होगा y से भी बड़ा होगा,
These are the a few exams given by ECUT. इसके बाद एक दो एग्जाम हैं, that will be इंशाल्लाह in the next clip. ठीक है ना, एक दो एग्जाम और भी हैं ECUT की, इंशाल्लाह that will be in the next clip. Thank you very much.